हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैंने कहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के आज पल्मोनरी जो ट्यूबी है वो लास्ट वन जो टॉपिक होने वाला इसके बाद में इसी के अंदर आज अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है। वैसे एम्बोलिज्म को अपन ने पढ़ लिया है, पल्मोनरी एडिमा को देखना है। पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स है वो भी मैं ये क्लियर कर दूंगा और फिर अपना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जीआईटी अपन डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करें ध्यान रखना, कल अपन ने ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस किया था। ट्यूबरक्लोसिस अपन ने जो है पूरी हाफ डिजीज को डिस्कस कर लिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो पहले तो आपको पता होना चाहिए टीबी होती क्या है। उसके बाद में जानक ने इसका जो कोजेज है वो एक्चुअल में रियल कोजेज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट में डिस्कस किया कि जो टीबी होती है वो कितने प्रकार की होती है ना। जैसे अपन बात करें सबसे ज़्यादा जो टीबी होने वाली है वो जो टीबी होती है उसका नाम पल्मोनरी टीबी है, क्योंकि वो लंग्स में होती है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो आप सभी को पता है कि बॉडी के किसी भी इलाके में हो सकती है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर ये होगा कि बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, जैसे अपन अब मैंने बोला हेयर को छोड़ के टीबी कहीं भी हो सकती है ना, तो उसको अपन एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोला। तो वह कंटिन्यूसली अपन एक दो मिनट वापस रिवाइज करते हुए चलते हैं और उसके बाद में रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस आप सभी को पता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कम्प्लीटली लंग्स को अफेक्ट करती है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 30 से 35% ग्लोबली इसके ऊपर भार है। किस तरीके से ट्रांसमिट होती है क्या है, और सबसे ज़्यादा जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ना। ये इस तरीके का इसका जो बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम पता है आपको, टीबी मोस्टली एक ही बैक्टीरिया से फैलती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया कैसा होता है इसकी पूरी बातें अपन ने यहाँ पे बात कर ली ना, ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल, एसिड फास्ट, उसके बाद में एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहता है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा वो लंग्स में रहता है। लंग्स में इसलिए रहता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो जिंदा रहता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर अपन बात करें तो क्राउडेड इन्वायरमेंट हो गया, स्लम्स हो गया, जिस जगह गैदरिंग ज़्यादा हो, ऐसे लोगों में जिनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस वीक हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और उसके बाद जेनेटिकली कई जो है कुछ एक परसेंट में जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है टीबी। और उसके अलावा ऐसे लोग जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनमें HIV, STD जो कीमोथेरेपी है इस प्रकार की, उसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन मोड ऑफ ट्रांसमिट, टीबी फैलती कैसे है। तो टीबी फैलती कैसे है इसकी बात करें तो देख लो, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट, ये जो स्नीजिंग वगैरह, और इनडायरेक्ट मोड ऑफ अपन बात करें तो इसमें एयरबोर्न होगा। ठीक है, और इसमें अपन ने बोला कि भाई ड्रॉपलेट में भी जो बड़े ड्रॉपलेट इतना खतरा नहीं करते हैं, जितने छोटे ड्रॉपलेट है ना वो एल्यूलाई तक इजीली है, वो इजीली पहुंचते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं अपने लिए। उसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी, इसकी अपन बात करें तो इंक्यूबेशन टीबी के लक्षण आपको 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देने लग जाएंगे ना, ये अपने कहा था। फिर टाइप्स अपन बोल दिया, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा, एक्टिव, लेटेंट और बोवाइस। पल्मोनरी लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा, और ऐसी टीबी जो एल्यूलाई में डेवलप होती हो, एल्यूलाई को डिस्ट्रक्शन करती हो, एल्यूलाई में ग्रेन्यूल्स बनाती हो, दिस इज द पल्मोनरी टीबी। फिर अपन बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एल्यूलाई या लंग्स को छोड़ के अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट में टीबी डेवलप होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है ना, जैसे ब्रेन में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, स्पाइनल कॉर्ड में होगी, इन सब जगह। और फिर अपन ने बात करी एक्टिव टीबी, मतलब टीबी का बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी उसके अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा अपन यहाँ पे बात करें लेटेंट टीबी का, तो इसके अंदर ध्यान रखना क्या होगा, ये देखिएगा जो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा लेकिन सिम्टम्स नहीं आएंगे, मतलब बैक्टीरिया छुपा हुआ रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट केस बोलते हैं। ये ध्यान रखना, डायग्नोसिस इसका हो सकता है लेकिन सिम्टम्स नहीं आएंगे। और ये इस तरीके से अपने दोनों बात करी थी। फिर बोवाइस टीबी का आप सभी को पता है, बोवाइस टीबी का मतलब क्या होता है, तो बोवाइस टीबी का मतलब ये होता है कि जानवर से टीबी यदि आदमी में फैलती हो, एनिमल से टीबी यदि ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है तो उसको किसके नाम से जानते हैं, बोवाइस है, उस बोवाइस टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। इस तरीके से उसके बाद अपन ने बात करी इसकी पैथो, जो आपकी फिजियोलॉजी है कि भाई किस किस तरीके से जो टीबी है वो आपका होता है, कि भाई पहले बैक्टीरिया अंदर गया, फिर बैक्टीरिया लंग्स में गया, फिर इन्वेड होगा,
वहां पे अपनी कॉलोनी बनाएगा, अपनी न्यूट्रोफिल्स उसके ऊपर अटैक करेगी, उसको किल करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अपने देखिए किस तरीके से उसमें लास्ट में जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, है ना, ये 3 पोर्शन इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिएगा, अब अपन यहाँ पे बात करें भाई इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो यहाँ पे आपके आ सकते हैं। अब देखना, टीबी का मेन लक्षण आप सभी को पता होता है। टीबी अपन किसको बोलते हैं, पहले आपने एक नाम तो सुना होगा कि जिनको 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी आती हो उसको अपन टीबी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, ये हो गया आपका कफ, ठीक है ना। क्या होगी, ध्यान रखना, कफिंग होगी। और कफिंग भी कितनी होगी, ध्यान रखना, मोर देन 2 वीक्स। मोर देन 2 वीक्स का मतलब कफ भी ध्यान रखना 2 सप्ताह से ज्यादा की होती है। कितनी होती है, ध्यान रखना, 2 सप्ताह से क्या होती है, ज्यादा की है, वो ज्यादा की होती है। उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कफिंग है, उस कफिंग के नाम से जानते हैं, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, लेकिन आजकल जरूरी नहीं है, आजकल तो गवर्नमेंट ये कहती है यदि किसी को 1 दिन की खांसी है ना तो भी टीबी पॉजिटिव आ सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि भैया ध्यान रखना क्या है कि 14 दिन खांसी आएगी तो भी टीबी पॉजिटिव पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो 1 दिन ही जो है वो आपकी खांसी भी टीबी पॉजिटिव ला सकती है। लेकिन मेन बेसिक बात करें तो कितने सप्ताह होंगे, 2 सप्ताह। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, जो आपका कफ आ रहा है, कफ आ रहा मतलब यहाँ पे स्पुटम आएगा और इस स्पुटम के साथ में प्लस ध्यान रखना ब्लड आएगा। क्या है, ध्यान रखना, स्पुटम के साथ ब्लड आएगा और ऐसे सिम्टम्स को अपन बोलते हैं हेमेप्टोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका हेमेप्टोसिस। किसके नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, जो हेमेप्टोसिस है उसके नाम से जानते हैं कि बलगम के साथ में खून आना। यदि बलगम के साथ में ब्लड है, उस ब्लड की यदि ड्रॉपलेट्स आपको दिखें तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे क्या क्या मानना है कि भैया सर यहाँ पे क्या हो सकता है, टीबी हो सकती है। इंडिया में बलगम के साथ में खून आना मोस्ट कॉमन लक्षण होता है टीबी का। दुनिया में कुछ अलग होता है, दुनिया में ये माना जाता है कि बलगम के साथ में खून आता है ना तो उसको माना जाता है कि इसको ब्रोंकिएक्टिसिस हो रखा है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, टीबी है वो टीबी ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट वन, और इसमें क्या होगा, और ध्यान रखना उस व्यक्ति को लो ग्रेड फीवर आएगा। क्या है, ध्यान रखना, ये हो गया लो ग्रेड फीवर। इसको हाई ग्रेड फीवर नहीं आएगा, मतलब एकदम तेज तरार, जैसे डेंगू में बुखार आता है ना कि एकदम तेज बुखार आता है, उत्तर बुखार है वो आपका नीचे आता ही नहीं है, उसका बुखार है वो डिक्रीज होता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इसमें इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, हाई ग्रेड है वो हाई ग्रेड फीवर होता है। इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, बाकी डेंगू में या उन सब चीजों में हाई ग्रेड होता है। तो इसमें लो ग्रेड मतलब फीवर कंटिन्यूसली रहेगा, उसमें फीवर जाएगा नहीं, कंटिन्यूसली रहेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, जैसे इसमें लो ग्रेड फीवर हो गया, उसके बाद लो ग्रेड मतलब आप मान के चलो 99 रहेगा इसका, भाई 99 100 99 100 यहाँ तक इसका क्या रहेगा, फीवर का जो टेम्परेचर है वो रहेगा। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बात करें तो उसमें होगा नाइट स्वेट। क्या होगा भैया, नाइट स्वेटिंग है वो देखने को मिलेगी, मतलब वो रात को सोएगा तो पसीना आएगा। क्या होगा, ध्यान रखना, ये पसीना क्यों आता है, ये बैक्टीरिया की वजह से आता है। क्या था, ध्यान रखना, उस बैक्टीरिया की वजह से क्या आता है, रात में वो व्यक्ति सोएगा तो उस व्यक्ति में क्या होगा, नाइट स्वेट है वो नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी, रात में पसीना आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा बताओ, नाइट स्वेट होगी, लो ग्रेड फीवर हो गया, कफिंग हो गई, और कफ भी ध्यान रखना स्पुटम के साथ हेमेप्टाइटिस, ये इसके मेन मेन लक्षण है। उसके बाद उसको ध्यान रखना भूख नहीं लगेगी। क्या होगा, ध्यान रखना, ये हो गया आपका एनोरेक्सिया है वो एनोरेक्सिया यहाँ पे लिखना, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइटिस। ये हो गया आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन अपन बोले जब वो खाना नहीं खाएगा उसको भूख नहीं लगेगी तो वेट बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, दिस इज द वेट लॉस। क्या हो जाएगा भैया, वेट है वो वेट का लॉस होता रहेगा, और वेट इसमें ध्यान रखना क्या होगा, कंटिन्यूसली लॉस होता रहेगा। क्या हो, ध्यान रखना, कंटिन्यूसली है वो कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि वेट एक जगह रुक जाएगा, धीरे 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 उस व्यक्ति का जो वजन है वो वजन क्या होता रहेगा, कम है वो कम होता रहेगा।
ये इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन बात करें और क्या होगा, ये हो गया ग्रेन्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं ध्यान रखना, ग्रेन्यूल्स। अभी मैंने बताया कि जो एल्यूलाई होती है, ये देखो एल्यूलाई, ये बैक्टीरिया किस में जाता है, एल्यूलाई में जाता है। ये हो गया एल्यूलाई, और एल्यूलाई में बैक्टीरिया जाता है तो वहां पे ध्यान रखना एल्यूलाई में मैक्रोफेजेज होती है। क्या होती है, मैक्रोफेजेज। और ये मैक्रोफेजेज यहाँ पे क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल है वो किल करने की कोशिश करेगी। जैसे माना कि ये एक बैक्टीरिया है, देखना यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है। अब वहां पे मैक्रोफेजेस क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए इस बैक्टीरिया के चारों ओर एक कोट बना देगी। वो ऐसे कर लेगी भाई इस बैक्टीरिया को पूरा कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद बैक्टीरिया बाहर नहीं जाएगा, बैक्टीरिया को मार देंगे। लेकिन जब वो इसको मारेगी तो बैक्टीरिया इसके अंदर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूमर बन गया ना, छोटा सा ग्रेन्यूल्स बन गया। तो ऐसे कितने ही बैक्टीरिया होंगे लंग्स के अंदर, तो ऐसे छोटे छोटे सब जगह ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। और जब सब जगह ऐसे ग्रेन्यूल्स बन गए तो उसकी वजह से ध्यान रखना क्या होगा भाई, तो उसकी वजह से एल्यूलाई है वो एल्यूलाई पूरी खराब हो जाएगी ना। और जब एल्यूलाई पूरी खराब हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, गैस एक्सचेंज प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, छाती में दर्द होता है। क्या होता है ध्यान रखना, चेस्ट पेन है वो चेस्ट पेन होता है। उसके बाद और क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये हो गया आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हो गया आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो गया। इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं वो आपकी आती है। ये भैया एक टीबी के व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लिखे देते हैं, एक टीबी के व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख दिए कि भाई ये जो टीबी के अंदर क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस है, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं किसके अंदर, इस टीबी वाले के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बात करें, ये तो होगी सिम्टम्स। सिम्टम्स के बाद में अपन बात करें डायग्नोसिस। किसकी बात करें, बताओ भाई टीबी का पता कैसे लगाओगे, टीबी की जांच क्या है, टीबी का पता लगाने के लिए आप क्या क्या करते हो। उसके लिए देखो भाई, एक तो अपन ये बोल रहे हैं कि टीबी का पता लगाने के लिए आप ब्लड जांच करवा सकते हो। क्या कर सकते हो भैया, ये हो गया ब्लड टेस्ट है, वो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, और आप यहाँ पे क्या करवाओगे, अपन एक स्टेनिंग करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, ये हो गया आपका स्टेनिंग है, वो स्टेनिंग करवा सकते हैं। और इसमें जो स्टेनिंग होती है उसका नाम है ध्यान रखना एसिड फास्ट स्टेनिंग। क्या नाम होता है ध्यान रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओनली फॉर इसी को देखने के लिए की जाती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग है, वो एसिड फास्ट स्टेनिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, कर सकता है। क्या कर सकते हैं ध्यान रखना, एसिड फास्ट स्टेनिंग, क्लियर चीज है। अभी एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, इसमें ध्यान रखना एक मीडिया डालोगे। अब अपन बात करें ध्यान रखना, ये हो गया झील नैन्सन, इसका दूसरा नाम है झील नैन्सन स्टेनिंग। और झील नैन्सन स्टेनिंग आप करोगे, इसमें आप क्या करोगे, मीडिया डालोगे। ये आपने बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया लेने के बाद में आपने यहाँ पे क्या दिया, जो कल्चर मीडिया है वो आपने कल्चर मीडिया डाला। और कल्चर मीडिया डालने के बाद में फिर आपको जो स्लाइड है ना, उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। ये स्लाइड, और इस स्लाइड को क्या करोगे, माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप के अंदर आप क्या करोगे, रखोगे। और उसके बाद में आप क्या करोगे, इस बैक्टीरिया की पूरी मॉर्फोलॉजी है ना, वो मॉर्फोलॉजी देखोगे। जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का आप क्या करोगे, ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी, ये हो गया मॉर्फोलॉजी है, वो मॉर्फोलॉजी अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ये ध्यान रखना बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखी जाती। तो ये आपकी स्टेनिंग कभी आपसे पूछा जाए, वैसे तो स्टेनिंग दो प्रकार की होती है, माइक्रो में आपने देखा होगा। ये देखो स्टेनिंग मेनली टू प्रकार की होती है। एक स्टेनिंग होती है आपकी ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, और एक का नाम होता है ध्यान रखना ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, और दूसरी का नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो अभी अपन ने देखी है ना। ग्राम पॉजिटिव मेस्टली, ग्राम पॉजिटिव जो बेसिलाई होता है, ठीक है ना, उसके लिए यूज में ली जाती है मोस्टली, है ना।
और कभी कभी ग्राम पॉजिटिव में भी एसिड फास्ट की जाती है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ साथ में क्या ध्यान रखना, एसिड फास्ट है, वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, तो इसलिए उसकी स्टेनिंग करना है। तो स्टेनिंग में यदि आपसे पूछा जाए, स्टेनिंग का मतलब है अंदर डाई डाल के, अंदर कलर डाल के बैक्टीरिया को पूरी अच्छी तरीके से देखना, दिस इज द स्टेनिंग, है ना। तो ये हो गया आपका स्टेनिंग हो गया। उसके बाद देखिएगा तीसरा, तीसरा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पूटम का कल्चर कर सकते हो। स्पूटम कल्चर, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टीबी के लिए कितने स्पूटम लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक टू सैंपल, कितना करना है, टेक टू सैंपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो सैंपल है वो दो सैंपल लेने हैं। कितने सैंपल लेना है भैया, दो सैंपल। कैसे लोगे, एक तो आपको लेना है ऑन स्पॉट सैंपल, ये हो गया भैया ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट सैंपल है ना। और दूसरा अपन बात करें ध्यान रखना, ये हो गया अर्ली मॉर्निंग सैंपल। कौन सा लोगे ध्यान रखना, अर्ली मॉर्निंग सैंपल है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल लोगे। यहाँ पे अपन बात करें तो एक हो गया ऑन स्पॉट सैंपल और दूसरा कौन सा हो गया अर्ली मॉर्निंग। ये दो प्रकार के सैंपल है, वो मेनली क्या किए जाता है, कलेक्ट है वो कलेक्ट किए जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तो ये ध्यान रखना ऑन स्पॉट एंड अर्ली मॉर्निंग। मतलब ऑन स्पॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ओपीडी में बैठे हो, आपके पास पेशेंट आया और आपको ये लक्षण लग रहे हैं कि उसमें टीबी हो सकती है, तो आप हाथों हाथों से स्पुटम ले लो, ठीक है, ऑन स्पॉट स्पुटम लिया। फिर उसको क्या बोलना है कि एक और आपको स्पुटम की जांच देनी है, और वो स्पुटम की जांच आपको कब देनी है, कल सुबह आपको जैसे उठते हो, उठते टाइम आपको डब्बी में क्या करना है, स्पुटम स्पुटम लेना है। ना तो आपको पानी पीना है, ना आपको चाय पीना है, ना आपको नाश्ता करना है, बिना कुछ किए आपको क्या करना है, स्पुटम देना है। तो ये दोनों सैंपल है वो दोनों सैंपल किसके लिए, अब जैसे ही आप स्पुटम लोगे, स्पुटम लेने के बाद में इस स्पुटम की माइक्रोस्कोपिक जांच करोगे। जैसे आपने ये लिया स्पुटम, और स्पुटम लेने के बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे और इसमें भी ये देखोगे कि जो बैक्टीरिया है, एक तो उसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद में ध्यान रखना इस बैक्टीरिया का ग्रोइंग स्टेटस देखा जाता है, ये हो गया आपका ग्रोइंग स्टेटस, ये हो गया आपका ग्रोइंग स्टेटस है वो ग्रोइंग स्टेटस यहाँ पे देखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो मॉर्फोलॉजी, ग्रोइंग स्टेटस, किस तरीके से बैक्टीरिया। दूसरा ये देखा जाता है कि बैक्टीरिया परजेंस है या नहीं है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ परजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये हो गया आपका परजेंस ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ परजेंस ऑफ बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया कितनी नंबर ऑफ परजेंस बैक्टीरिया की है। भाई नंबर ऑफ जो परजेंस है वो नंबर ऑफ परजेंस बैक्टीरिया की कितनी है, क्या है, उसके बारे में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके द्वारा। तो यहाँ पे स्पुटम की क्या की जाती है, उसके बाद और अपन क्या कर सकते हैं, स्पुटम कल्चर भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्पुटम कल्चर है, वो स्पुटम का जो कल्चर है वो भी कल्चर करते हैं, तो ये देखते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, और यदि आपसे ये पूछा जाए कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ टीबी, तो यही रहेगा आपका, क्या रहेगा ध्यान रखना, ये हो गया आपका ये हो गया आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ टीबी। बताओ भाई टीबी का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना ये होगा स्पुटम कल्चर, जिसमें आप क्या करते हो, स्पुटम माइक्रोस्कोपी है वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी की जाती है, और इसी स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, ये जो है वो टेस्ट है वो टेस्ट करते हैं। और यही कन्फर्मेटरी टेस्ट है, यही डिनोट करता है कि स्पुटम में बैक्टीरिया है या नहीं है, स्पुटम में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है या नहीं है, ये इसको क्या करता है भैया, कंफर्म है वो कंफर्म करता है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्फर्मेटरी साइन के नाम से जानते हैं, ठीक बात है। उसके बाद देखो अगला, अगला अपन यहाँ पे बात करें, जैसे अपन ने बात कर दी ये हो गया। उसके बाद अगला आपने एक नाम टेस्ट सुना होगा, ध्यान रखना, मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या नाम ध्यान रखना, ये हो गया मॉन्टेक्स टेस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा मॉन्टेक्स जो टेस्ट है वो मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है। पहली बात तो मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है,
और टीबी में भी ध्यान रखना, ये मोन्टेक्स टेस्ट के द्वारा अपन क्या पता करते हैं, ध्यान रखना इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका जो पर्पस की यदि अपन बात करें तो ये देखो पर्पस, और इसका पर्पस क्या भाई, इसका मोन्टेक्स टेस्ट का, मोन्टेक्स टेस्ट के पर्पस की बात करें तो ये पता करता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये क्या करता है, ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट बॉडीज। जो भी भैया होस्ट बॉडीज है, इस होस्ट बॉडीज के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन इन्फेक्शन है या नहीं है पता कैसे करोगे, तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है भैया मोन्टेक्स टेस्ट। ध्यान रखना टीबी के अंदर ही किया जाता है और किसी के अंदर नहीं किया जाता है, और इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब यहाँ पे मैं बात करूं भैया, जो मोन्टेक्स टेस्ट है, इस मोन्टेक्स टेस्ट में क्या होता है, इस देखो टेस्ट को कैसे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे देखना टेस्ट परफॉर्म, ये हो गया आपका टेस्ट है। उस टेस्ट की अपन किसकी बात करें, जो परफॉर्म है उस परफॉर्म की बात करें। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है 0.1 ml पीपीडी लेना है। आपको क्या लेना है, ध्यान रखना, पीपीडी लेना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। समझ में आया अपन किसकी बात करें, ये हो गया आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है, उन डेरिवेटिव्स का अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको 0.1 ml लिया, और वो आपको क्या करना है, रूट। आप रूट क्या यूज करोगे, ध्यान रखना, ये आपको करना है 4 आर्म। क्या यूज करना, ध्यान रखना, ये होगा आपकी जो 4 आर्म है, उस 4 आर्म को यूज करना है। ये देखो 4 आर्म है ना, जैसे ही आप 4 आर्म यूज करोगे, कौन से रहेगा आपका आईडी है ना, मतलब आप किसके द्वारा लगाओगे, आईएम लगाओगे, आईडी लगाओगे, तो आपको ज़्यादा डीप नहीं लगाना, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको जस्ट स्किन है, उस स्किन के नीचे ओनली फॉर इम्प्लांट करना है या लगाना है, ठीक बात है, ये देखिएगा। अब अपन बात करें रूट या 4 आर्म लगाओगे, जैसे ही आपने इसको प्लेस कर दिया, जैसे आपने क्या किया, ये हो गया आपका प्लेस पीपीडी। जैसे आप पीपीडी लगा दोगे, लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे माना कि ये 4 आर्म है ना, ये 4 आर्म है, इस 4 आर्म में यहाँ पे मैंने आईडी रूट के द्वारा क्या लगा दी, पीपीडी लगा दी। और जैसे आईडी रूट के द्वारा जिस जगह मैं पीपीडी लगाऊंगा, ये जैसे मैंने आईडी रूट के द्वारा इंजेक्शन पीपीडी लगा दी, इस पीपीडी के चारों ओर मैं एक मार्किंग कर दूंगा पेन से। क्या कर दूंगा, मार्किंग। अब मैं ध्यान रखना इसका क्या करूंगा, मार्किंग करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेट करूंगा। क्या करूंगा, वेट। कितना वेट करूंगा, तो ध्यान रखना 48 से 72 आवर्स का। कितना करूं, ध्यान रखना 48 से 72 आवर्स का, मतलब अपन बात करें 2 से लगाकर जो 3 डेज है, उन 3 डेज का मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। मतलब 2 से 3 दिन वेट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 से 3 दिन बस देखूंगा कि भाई ये क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। अब जैसे ही आपका 2 से 3 दिन आपका हुआ, तो उसके बाद में मुझे क्या देखना है, रीडिंग देखनी है। जैसे आपका होगा फिर क्या करूंगा, ये हो गया रीडिंग एनालिसिस। किसकी बात करें, ध्यान रखना, रीडिंग एनालिसिस है, वो रीडिंग को एनालिसिस करूंगा। और रीडिंग में मुझे ये देखना है, एक तो देखनी है रेडनेस कितनी आई है, रेडनेस देखूंगा, स्वेलिंग है वो स्वेलिंग देखूंगा, ठीक है। रेडनेस और स्वेलिंग मुझे क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है कि भाई जिस जगह आपने इंजेक्शन लगाया ना, ये इंजेक्शन, इसके आपने चारों ओर एक मार्किंग कर दी, और फिर आपको ये देखना है कि रेडनेस एंड जो स्वेलिंग है, वो रेडनेस एंड स्वेलिंग आपकी कितनी है। अब इसमें ये रिजल्ट जब अपन देखते हैं, तो इसमें 3 तरीके के रेडनेस आप जैसे देखोगे इसके द्वारा, तो आपको एक टेप लेनी है ना, आप स्केल ले सकते हो, इंच टेप ले सकते हो या स्केल ले सकते हो, उस स्केल के द्वारा आपको यहाँ पे क्या करना है, नापना है। अब यहाँ पे अपन बात करें, सबसे फर्स्ट आपको कितनी आ सकती है, यदि आपने मापा, जैसे आपने मेजरमेंट किया 10 या 10 से ज्यादा, कितना होगा, ध्यान रखना 10 एंड मोर देन 10 mm, ठीक है ना, 10 या 10 से अधिक, तो 10 एंड मोर देन 10 mm, रेडनेस क्या आ रही है, रेडनेस एंड स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस एंड क्या आ रही है, स्वेलिंग। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो टेस्ट है वो टेस्ट पॉजिटिव है। टेस्ट क्या भैया, टेस्ट पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। यदि स्वेलिंग 10 या 10 से अधिक आती हो, किसकी बात करें, ध्यान रखना, यदि स्वेलिंग 10 या 10 से
अधिक आती हो तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, जो टेस्ट है वो टेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक बात है। ये देखो यहाँ से आपको नापनी है, यदि आपको रेडनेस स्वेलिंग 10 mm से ज्यादा मिल रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन अपन बात करें, ये हो गया आपका 5 से लगाकर 9 mm के बीच में आती हो। यदि 5 से लगाकर 9 mm के बीच में रेडनेस और स्वेलिंग आती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो वह क्या होगा, आपका डाउट होगा। क्या होगा, ध्यान रखना, जो डाउट है वो आपका डाउट में होगा, मतलब डाउट है, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या होगा, ध्यान रखना, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया? अपन डाउट में कि भाई नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या पता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको यहाँ पे रीटेस्ट करना है भैया। आपको दोबारा से क्या करना है, जो टेस्ट है वो टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद यदि आपको क्या मिल रही है, 5 mm से कम मिल रही है, 5 mm से कम आपकी रेडनेस एंड स्वेलिंग मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट इज नेगेटिव। क्या होगा, ध्यान रखना, टेस्ट इज नेगेटिव। यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी उस व्यक्ति में टीबी का कोई भी लक्षण नहीं है, उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कोई भी टीबी के इंसिडेंस नहीं है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये इसके इस तरीके से रीडिंग को पढ़ी जाती है, ठीक है ना। और यदि कोई एड्स का पेशेंट है, जैसे कि इसकी बात करें, एड्स का पेशेंट है और आपने उसमें लगाया, तो एड्स वाले पेशेंट में 5 या 5 mm से अधिक आती है। एड्स वाले पेशेंट में ये अलग चलता है, नॉर्मल में अलग चलता है और एड्स में अलग चलता है। 5 या 5 mm से ज्यादा आती है तो ध्यान रखना टीबी पॉजिटिव है। टीबी क्या, ध्यान रखना, पॉजिटिव। बाकी में ध्यान रखना 10 आएगी तब पॉजिटिव होगा, क्योंकि एड्स वाले में जल्दी पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए जल्दी माना जाता है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखना क्या हो गया, जो एड्स के अंदर उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, ध्यान रखना, इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी वीक होती है, तो इस वजह से ये रहेगा। तो ये है भैया मोन्टेक्स टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टीबी के अंदर जो टेस्ट है ना, एक तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी या कल्चर, और उसके अलावा जो सेकंड जो रहने वाला है उसका नाम है भैया मोन्टेक्स। ये ध्यान रखना, आप देख लीजिएगा किस तरीके से परफॉर्म करना है, वेरी इजी है। 0.1 जो ml है ना, 0.1 ml ले लो, आप ml लिख दो, ठीक रहेगा। 0.1 ml जो पीपीडी है वो पीपीडी आपको लिखना है। प्योरीफाइड जो प्रोटीन है, फोरआर्म में आईडी लगाओगे, उसके बाद प्लेस की 2 दिन, आपको 2 से 3 दिन रुकना है। फिर रीडिंग एंड जो आपकी रीडिंग को एनालिसिस करना है, रेडनेस और स्वेलिंग को देखना है। 10 या 10 से अधिक जो आपकी 10 या मोर देन 10 mm रेडनेस एंड स्वेलिंग जिसमें पॉजिटिव हो गया। 5 से 9 ध्यान रखना डाउट सेशन में आएगा, और लेस देन 5 हो गया, ध्यान रखना टेस्ट इज द नेगेटिव आएगा। और एड्स वाले पेशेंट में 5 या 5 से अधिक आएगा तो भी उसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ये भैया इसके बाद में, उसके बाद और क्या करवा सकते हो, और तो इसमें अपन ये करवा सकते हैं कि भैया चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, ध्यान रखना। और अपन इसमें क्या करवा सकते हैं, ये हो गया CXR। CXR का मतलब क्या हो गया, चेस्ट एक्सरे। क्या करवा सकते हो, चेस्ट का आप जो एक्सरे है वो एक्सरे आप करवा सकते हो, जिससे ये दिखेगा कि जो चेस्ट है ना, उस चेस्ट के अंदर आपका क्या होगा, जो है वो आपका चेस्ट है, वो चेस्ट किस तरीके, तो ध्यान रखना ये हो गया CXR। जो चेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये ध्यान रखना, चेस्ट एक्सरे से ये पता चलेगा कि जो ग्रेन्यूल्स है ना, वो ग्रेन्यूल्स कैसा होगा। और यदि आप चेस्ट एक्सरे देखोगे तो टीबी वाला व्यक्ति है, उसके अंदर जो चेस्ट एक्सरे है वो ध्यान रखना ऐसे व्हाइटिश ब्लैक आएगा। कैसा है, ध्यान रखना, जो व्हाइटिश ब्लैक है ना, वो व्हाइटिश ब्लैक है, वो ब्लैक आएगा। ये ध्यान रखना, दिस इज द पॉइंट। कैसा आएगा, ध्यान रखना, व्हाइटिश है वो व्हाइटिश ब्लैक आएगा, ठीक है ना। तो ये भैया टीबी के पूरे डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस यहाँ पे हो गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके डायग्नोसिस भाई, ठीक है। ये हो गया डायग्नोसिस। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। किसकी बात करें भैया, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। अब अपन बात करें यहाँ पे, ध्यान रखना, जो ट्रीटमेंट है वो टीबी का, बताओ भैया क्या ट्रीटमेंट है, टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या है। अब यहाँ पे अपन बात करें ट्रीटमेंट की, तो देखिएगा
टीबी में आप सभी को पता है कि इसमें आप एटीटी देते हो, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। कौन सी ध्यान रखना, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। कौन सी ध्यान रखना, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, वो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोगे। और जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, इस एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर आप क्या करोगे, ये देखो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। और एंटी ट्यूबरकुलर जो थेरेपी है, इसमें आपको देना है डॉट्स। आजकल इसके अंदर क्या चलती है, डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, किसकी बात करें, ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये आपका यहाँ पे रहता है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, वो शॉर्ट कोर्स यहाँ पे रहता है। और इसको ऐसे क्यों बोलते थे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसके पीछे क्या रीजन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट इसलिए बोला जाता था क्योंकि ध्यान रखना, इसमें ये होता है कि पहले टीबी की जो टैबलेट्स थी ना, वो उनको हाथों हाथ खिलाई जाती थी, है ना। मतलब अपने सामने आया, अपन ने स्ट्रिप से निकाली और उसके मुंह में दी, अपने सामने खा के जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया ना, फिर आप क्या करोगे, जस्ट उसके सामने, वो सामने क्या करोगे, जो है वो रहेगा। तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। अब इसके अंदर जो डॉट्स है, ये डॉट्स की जो स्टार्टिंग है, वैसे इसकी जो स्टार्टिंग है वो ध्यान रखना 1967 में ही कर दी थी, 1997 में। और ऑल ओवर इंडिया, जो आपके ओवरऑल इंडिया, अपने पूरे इंडिया के अंदर ध्यान रखना, ओवरऑल है वो, ओवरऑल ध्यान रखना कब है वो, कब हुआ। तो ध्यान रखना, ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, 2006 के अंदर, मतलब पूरे भारत में इसको कब स्टार्ट कर दिया, 2006 में हर एक राज्य में ये डॉट्स है वो डॉट्स पहुंच गया, ठीक है। और इस डॉट्स में ध्यान रखना, इन्होंने 2 प्रकार की टैबलेट्स को चलाया। क्या ध्यान रखना, डॉट्स में इन्होंने ध्यान रखना 2 टाइप्स है ना, 2 टाइप्स इन्होंने स्ट्रेटेजी है ना, वो स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। और स्ट्रेटेजी क्या बनाई भैया, इसमें इन्होंने बोला, एक तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे देखिए, एक इन्होंने बोला कि एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग दीजिएगा, एक कौन सी देनी, ध्यान रखना, आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो देनी है, और एक आपको यहाँ पे क्या देनी है, सेकेंड लाइन ड्रग्स है वो सेकेंड लाइन ड्रग्स देनी है। क्या देनी, ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स, ये दोनों 2 प्रकार की ड्रग्स इसमें देनी है। अब इन्होंने बोला सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स, अपन किसकी बात करें, ये हो गया फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ टीबी, ड्रग्स ऑफ टीबी। इन्होंने टीबी के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, ये हो गया फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ टीबी, टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग। और इन्होंने टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर टोटल 5 ड्रग्स को रखा है। कितनी ड्रग्स रखी, ध्यान रखना, इसके अंदर टोटल ये होगी आपकी जो 5 ड्रग्स है ना, वो 5 ड्रग्स यहाँ पे आपने रखी। और 5 ड्रग्स में एक सबसे पहली ड्रग है, उसका नाम है, ध्यान रखना, आइसोनियाजिड। क्या नाम है, आइसोनियाजिड। दूसरी ड्रग है, उसका नाम है, ध्यान रखना, रिफाम्पिसिन। क्या नाम भैया, रिफाम्पिसिन। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, तीसरी जो ड्रग है उसका नाम है, ध्यान रखना, इथाम्ब्यूटोल। क्या नाम है, इथाम्ब्यूटोल। फोर्थ वन ड्रग है, उसका नाम है पायरिजिनामाइड। क्या नाम है, ध्यान रखना, पायरिजिनामाइड है वो, पायरिजिनामाइड। और 5वें नंबर की ड्रग है, उसका नाम है, ये हो गया आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम भैया, स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो होगी। ये टोटल 5 दवाई है, उन 5 दवाई को प्राइमरी में रखा कि ये ही दवाई है, ये ध्यान रखना, यही दवाई क्या करती थी, टीबी को, आपको टीबी संक्रमण से मुक्त करती है। क्या करती है, जो टीबी है ना, उस टीबी को बिल्कुल आपकी क्या करती है, खत्म करती है। और टीबी यदि मैं बात करूं आज के टाइम में, टीबी बिल्कुल रिकवरेबल डिजीज है, टीबी की रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। टीबी इजीली क्या हो जाएगी, आपकी रिकवर हो जाएगी। ये टोटल 5 मेडिसिन दी जाती है, और इनमें 2 ये जो मेडिसिन है ना, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, ये ध्यान रखना मोस्ट डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, मोस्ट डिसइंफेक्टेंट इन टीबी।
टीबी के अंदर मोस्टली जो डिसइंफेक्शन का जो काम करती है वो, और ये कितने में कर देगी ध्यान रखना, 2 सप्ताह में एक बार टीबी वो फैला नहीं सकता, ये ध्यान रखना। मतलब आपने आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन 2 सप्ताह 14 दिन कंटिन्यू चला दी, तो 14 दिन में ये ध्यान रखना कि वह वापस 14 दिन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, किसी और को नहीं फैला सकता, किसी और को वो है वो आपका नहीं फैला सकता। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द आइसोनियाजिड एंड क्या बोल सकते हैं अपन, रिफाम्पिसिन है, उस रिफाम्पिसिन के नाम से जानते हैं। फिर ये इथाम्बुटोल, ये सारी इसके अंदर दी जाती है ड्रग्स, और ये जो ड्रग्स दी जाती है ना, ये अकॉर्डिंग टू वेट दी जाती है। ये जो आप ड्रग्स दोगे ना, ये आपकी डॉट्स थेरेपी है ना, ये होगा डॉट्स थेरेपी। इस डॉट्स थेरेपी में जो टैबलेट दी जाती है, वो अपन टैबलेट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ध्यान रखना, ये होगा टैबलेट जो डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू वेट। किसके द्वारा, ध्यान रखना, वेट, अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट का वेट है ना, उस पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या करोगे, डिसाइड है वो डिसाइड करोगे, ये ध्यान रखना। ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, वो फर्स्ट लाइन ड्रग यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब अपन इधर बात कर लेते हैं सेकंड लाइन ड्रग की। फर्स्ट लाइन 5 में याद रखना, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायरिजिनामाइड, और कौन सी ध्यान रखना। इसमें ये जो ड्रग्स है ना, ये इस एक ड्रग को छोड़ दें, क्या नाम है इसका, इथाम्बुटोल। ये इथाम्बुटोल जो ड्रग्स होती है ना, वो आपने देखा होगा, एक जो ऐसी ड्रग होती है जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, और एक होती है बैक्टीरियो जो किल करने वाली होती है। अब बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कौन सी, यही ध्यान रखना, ये होगी आपकी बैक्टीरियोस्टेटिक। ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स है, और बाकी सारी बैक्टीरियो किलर ड्रग्स है, वो किलर ड्रग्स होती है कि बाकी बैक्टीरिया की किल करेगी, लेकिन एक ऐसी ड्रग है वो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। तो एक ग्रोथ रोकेगी और बाकी सारी किल है वो किल करेगी। 5 दवाई है। उसके बाद देखो सेकेंड लाइन, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन जो आपकी सेकेंड लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स तब दी जाती है जब ये पहली ड्रग फेल हो जाए, जो पहली अपनी ड्रग्स है ना वो फेल हो जाए, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंड लाइन है वो सेकेंड लाइन ड्रग्स आप यहाँ पे दो के, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो भाई, सेकेंड लाइन ड्रग्स, और सेकेंड लाइन में अपन फॉर एग्जांपल बात करें तो एक का नाम है कानामाइसिन। क्या नाम है, कानामाइसिन। एक का नाम है ध्यान रखना अमीकासिन। क्या होगा ध्यान रखना, अमीकासिन। एक की अपन बात करें ध्यान रखना, ये होगी आपकी ओफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन। एक का नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। एक का नाम है कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। एक का नाम है लाइनजोलिड, ये हो गया लाइनजोलिड, ठीक है ना। ये ऐसी ड्रग्स होती, ये जो ड्रग्स है ना वो बहुत हाई फाई ड्रग्स है भैया, ठीक है ना। मतलब ये हाई टू हाई एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग देते हैं कि इनसे लास्ट कुछ नहीं, इनसे तो मरेगा ही मरेगा बैक्टीरिया, ठीक है ना। इस प्रकार की जो ड्रग्स है वो दी जाती है, लाइनजोलिड, कैप्रियोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, एमिकासिन, कानामाइसिन, ठीक है। इस प्रकार की सारी जो ड्रग है वो दी जाती है, और ये तब दी जाती है जब पहली ड्रग्स क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। तो ये है टीबी का आपका खत्म। और दूसरा थोड़ा सा टीबी के बारे में बता देता हूँ। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी डे सेलिब्रेशन। टीबी डे जो सेलिब्रेशन है वो टीबी डे सेलिब्रेशन आपका किया जाता है ये 24 मार्च को। कितना ध्यान रखना, 24 मार्च। ओके डन भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बात करें जो टीबी के लिए एक प्रोग्राम लेके आए, उसका नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। वो ध्यान रखना कब लेके आए, 62 में। फिर इसी को रिवाइज कर दिया, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो 92 और 93 में लेके आए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना। 92 और 93 एक ही वर्ड में बोले तो 93। फिर नेक्स्ट वन अपन बोले इसको और चेंज किया इन्होंने, और उसका नाम क्या कर दिया, NTEP। और NTEP कब लेके आए, 2020 के अंदर लेके आए। अब इन्होंने और क्या कर दिया कि टारगेट ले लिया कि टीबी को इंडिया से भगाना है। और टारगेट क्या, ध्यान रखना, ये होगा आपका टारगेट ये है एंड द टीबी। किसकी बात करें, ध्यान रखना, एंड द टीबी टिल
ये हो गया आपका 2025। 2025 तक टीबी को बिल्कुल पूरा इंडिया से मुक्त करना है, टीबी को आपको भगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और टीबी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। टीबी की क्या की जाती है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग की जाती है। और इसके जो ऐप है उसका नाम है, ध्यान रखना, निश्चय ऐप। क्या नाम ध्यान रखना? ये हो गया आपका एक निश्चय ऐप है। उस निश्चय ऐप के द्वारा टीबी की ऑनलाइन है पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। ये सारी बात टीबी के बारे में पूरी होगी, पूरा A to Z पूरा टीबी कंप्लीट हो गया। टीबी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डिजीज है, ठीक है ना। इंडिया का वर्कलोड जो पूरे वर्ल्ड में है, वो आधा टीबी का इंडिया के ऊपर है, बाकी बाकी सारे देशों में, ठीक है। तो ये टीबी के ऊपर कुछ एक बातें थी, ये होगी आपकी पूरी डॉट्स है, वो डॉट्स के बारे में अपन ने बात कर ली। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी क्या होती है, और उसके बाद में सारी चीज़ें। तो टीबी यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। क्या होता है भैया? टीबी यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट है, वो कंप्लीट होता है। अब अपन मैंने मिसलेनियस बता देता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा पल्मोनरी, यहाँ पे देखो भाई, एक मैं यहाँ बता देता हूँ पल्मोनरी एडिमा क्या होता है। ये हो गया पल्मोनरी एडिमा, है ना। पल्मोनरी एडिमा की अपन बात करें तो ध्यान रखना, जो लंग्स है ना, ये हो गया लंग्स, या जो अपनी एल्यूलाई है, इस एल्यूलाई में ध्यान रखना क्या हो जाए? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए। क्या हो जाए? ध्यान रखना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वो एक्यूमुलेशन हो जाए। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है? ये देखो, ड्यू टू का मतलब कारण क्या है? ड्यू टू हाइपरवोलीमिया। अपने बॉडी में पानी ज्यादा है, और अपने बॉडी में पानी ज्यादा है तो ध्यान रखना लंग्स के अंदर भी पानी ज्यादा होगा। और जब अपने लंग्स के अंदर पानी ज्यादा होगा तो इसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे? एक तो यहाँ पे छाती दुखेगी, इसका चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा। दूसरा और क्या होगा भाई, यदि ऐसा पानी भर जाए तो दूसरा ये होगा, ध्यान रखना, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको डिस्निया होगा। तीसरा अपन बोले और इसके अंदर क्या आएगा, तो जब पानी ज्यादा हो जाता है ना, तो उस पानी की वजह से ध्यान रखना क्रैकल साउंड है, वो क्रैकल साउंड आते हैं। क्या आते हैं? ध्यान रखना, क्रैकल साउंड है, वो क्रैकल साउंड आते हैं, ध्यान रखना। और इसका ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट आप क्या करोगे भाई? तो आपको यहाँ पे एक तो जो है ना, हाइपरवोलीमिया को ठीक करना है। जब पानी ज्यादा अपने बॉडी में तो उसको ठीक करो, तो हाइपरवोलीमिया को आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान रखना आपको क्या करना है? उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, कि सांस नहीं आ रहा है ना, तो उसको क्या दीजिएगा? ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप इसको हाइपरवोलीमिया को ठीक कर दोगे, साथ में ऑक्सीजन थेरेपी दे दोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया आपका पल्मोनरी एडिमा। ये होता है पल्मोनरी एडिमा, छोटी सी है। उसके बाद देखिए एक वर्ड होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन। ये हो गया भैया प्लूरल इफ्यूजन, है ना, उस इफ्यूजन की यहाँ पे अपन बात करें। इस प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अब देखो, नॉर्मली स्ट्रक्चर अपन बात करें ना, ये होगी जो आपकी प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वो एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, प्लूरल कैविटी पता है ना, ये ध्यान रखना, इसमें दो लेयर के बीच में रहती है, दो लेयर के बीच में बनती है। एक का नाम है, ध्यान रखना, पेराइटल। एक का नाम क्या, ध्यान रखना, पेराइटल लेयर। और दूसरी का नाम क्या, ध्यान रखना, ये हो गया आपका विसरल लेयर। एक का नाम हो गया पेराइटल और दूसरे का नाम क्या हो गया? विसरल। पेराइटल और विसरल दोनों के बीच में कैविटी बनती है जिसमें पानी भर जाए। अब आप बोलो सर पानी भर जाए मतलब क्या? पानी कितना भरेगा? तो पानी का मतलब होता है यहाँ पे 500 ml से ज्यादा है वो पानी भर जाए। क्या करोगे? तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पानी निकालना। आपको यहाँ से पानी को रिमूव करना है, ध्यान रखना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपका फ्लूइड है उस फ्लूइड को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? थोरासेंटेसिस करते हैं। थोरासेंटेसिस का मतलब ये होता है कि आपको लंग्स के अंदर एक सुई डालनी है और सुई डालने के बाद पूरा पानी को बाहर निकाल देना है, ठीक है। ऐसी जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन है, उस प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। लंग्स के अंदर क्या भरना? पानी भरना, ये ध्यान रखना। और ये किसकी वजह से भरता है पानी? तो ध्यान रखना, इसमें अपन बात करें तो ये इसके कारण क्या है? तो इसके कारण मैं दो बोल सकता हूँ, या तो किसी व्यक्ति को टीबी है, या उस व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, या उस व्यक्ति को बार बार क्या हो रहा है? प्लूराइटिस हो रहा है। प्लूराइटिस का मतलब क्या होता है? बार बार प्लूराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, इन्फ्लामेशन ऑफ
समझ में आया? जो प्लूरा है उस प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो रहा है, और जो प्लूरा है उस प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूराइटिस है, उस प्लूराइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका प्लूराइटिस, और बार बार होगा, 3 कारण हो गए, ये इस वजह से होता है, इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। और लक्षण देखेंगे, छाती में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, यही चीजें होगी। ये हो गया आपकी प्लूरल एफ्यूजन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन होता है, नेक्स्ट अपन बात करें रेस्पिरेटरी फेलियर। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। बताओ भाई रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है, ध्यान रखना, 2 टाइप्स का। एक होता है दोस्तों एक्यूट, और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अब अपन जिसको बोलते हैं ARF CRF, है ना। अब अपन बोल रहे हैं जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्रोनिक क्यों होता है? यदि आपका एकदम से कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए, ठीक है ना, जैसे आपका क्रोनिक में क्या होगा, COPD है, वो COPD की वजह से हो रहा है भाई, ऐसी कोई बीमारी हो रही धीरे धीरे, उसमें क्या हो रहा है, वो आपका फेल हो रहा है। इधर अपन बात करें किसके अंदर, एक्यूट के अंदर, तो एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट में यही होगा कि भाई इसमें क्या होगा, एकदम से कोई एटेलेक्टेसिस हो जाए, एटेलेक्टेसिस हो जाए, ध्यान रखना, एकदम कोई एल्यूलाई कोलैप्स हो जाए, ये होगा आपका एल्यूलाई है वो क्या हो जाए, ध्यान रखना, कोलैप्स है वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है एयरलेस कंडीशन ऑफ लंग्स, एयरलेस कंडीशन ऑफ लंग्स। अपने लंग्स में ध्यान रखना ऐसी कंडीशन जिसमें एयर ही नहीं हो, मतलब एल्यूलाई एयर नहीं लेती हो, एल्यूलाई खराब हो चुकी है, एल्यूलाई फूल चुकी है, तो उसको अपन बोलते हैं एयरलेस कंडीशन ऑफ लंग। ठीक है, ये आपका COPD इन मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर कभी एकदम से नहीं होता है, किसी बीमारी की वजह से होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें सिम्टम्स वही होंगे, ध्यान रखना, क्या होगा भैया, ये होगा आपका चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा मेनली, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये होगा जिसको अपन बोलते हैं डिस्निया है, वो डिस्निया यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट में यही है कि आप ऑक्सीजन दो, क्या दो, ध्यान रखना, O2 थेरेपी है वो, आपको O2 थेरेपी वो देनी है, जिससे उस व्यक्ति में क्या वापस से रिकवरी है वो रिकवरी हो। तो इस प्रकार का होता है, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेशन फेलियर मतलब वो व्यक्ति गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, जो आपका गैस एक्सचेंज है, ये हो गया गैस एक्सचेंज है वो नहीं कर पाता है, तो इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक बात है। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये सारी अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम थी उसकी सारी लगभग मोस्ट ऑफ बीमारियां कंप्लीट कर दी। जो आपका होता है क्या मतलब है क्या नहीं है, निमोनिया आपके एग्जाम में आ सकता है, COPD आपके एग्जाम में आ सकता है, अस्थमा आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारी अपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, ठीक बात है ना। तो ये अपना हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। कल की जो क्लास है उसमें अपन करेंगे जो GIT है, उस GIT सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।